नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पर। हमने कल जो है 2 तारीख से लेकर 9 तारीख के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो 13 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो उस वीडियो का पार्ट 2 आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो पेश है आपका जो है आगे का क्वेश्चन। तो इसमें 14वां क्वेश्चन इस कड़ी में होगा। क्वेश्चन है कि मिलन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारत कुल देशों की तीनों सेनाओं, अरे तीनों नहीं है, ये कुल देशों की सेनाओं को की मेजबानी करेगा। फिर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मिलन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारत कुल कितने देशों की सेनाओं को मेजबानी करेगा। इंडिया विल होस्ट हाउ मेनी नेशंस नेवी इन मिलन 2020। ये 22 है, इसको मैं करेक्ट कर लूँगा पीडीएफ में। मिलन 2022 ज्वाइंट एक्सरसाइज। देखिए, भारत एक मिलन 2022 के नाम का एक जो लार्ज ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहा है, जिसमें जो है बहुत सारे देश जो है पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें पिछले साल ये आयोजित करने की मांग उठी थी, लेकिन पिछली बार कोरोना के ज़्यादा सीरियस केसेस होने की वजह से ये हो नहीं पाया था। इस बार ये हो रहा है और इसमें कुल 46 देशों को आमंत्रित किया गया है, यानी कि 46 कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन दिस मिलन 2022 एक्सरसाइज। आइए देखते हैं न्यूज़ को। देखिए, एक्सरसाइज मिलन 2022 इंडिया टू होस्ट 46 नेशंस इन मेगा नेवल वार गेम्स। देखिए, इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे इसमें रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ईरान, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया जैसे बहुत बड़े बड़े देश जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 46 ऐसे देश जिनके साथ भारत के अपने सैन्य संबंध बड़े अच्छे हैं, डिफेंस रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे हैं, उनको लेकर जो है ये एक्सरसाइज किया जा रहा है। ये बहुत ही मेगा इवेंट है, इसलिए प्रश्न बन सकता है कि एक्सरसाइज मिलन 2022 इसमें भारत ने कितने देशों को आमंत्रित किया है। तो 46 देशों को आमंत्रित किया, और 46 हमारे फ्रेंडली नेशन है, हमारे जिनके साथ मित्रवत रिलेशन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये इंग्लिश में भी हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा। जो है अगला भी इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सी ड्रैगन 2022 एंटी सबमरीन युद्ध, इसमें भारत सहित कुल कितने देशों ने भाग लिया है। देखिए, एक एंटी सबमरीन जो है वार ड्रिल होने जा रहा है। एंटी सबमरीन का मतलब होता है जैसे कि आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए सागर है, ठीक है, ये ओशन है, मरीन। तो इसमें बहुत सारी जो है क्या होते हैं कि जो है एक पनडुब्बी होता है। क्या होता है? पनडुब्बी, यानी जिसे सबमरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबमरीन। वो पानी के भीतर रहकर जो है युद्ध की परिस्थितियों में हमें फ़ायदा दे सकता है। तो वो जो है पानी के भीतर से ही वार कर सकता है, ठीक है, उसे पनडुब्बी यानी सबमरीन बोलते हैं। तो ये जो सी ड्रैगन 2021 जो है आयोजन किया गया है, ये मल्टी नेशन इवेंट है जिसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें एंटी सबमरीन युद्ध की टेक्निक, मतलब कैसे अगर सबमरीन से युद्ध होता है, पनडुब्बी से युद्ध होता है, कैसे उसको टैकल किया जाए, इसको लेकर 6-7 कंट्री मिलकर जो है क्या कर रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो वही आपको बताना कि कुल कितने सहित कितने देशों ने इसमें भाग लिया। हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव पार्टिसिपेटेड इन सी ड्रैगन 2022 एंड एंटी सबमरीन एक्सरसाइज। तो इसमें कुल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? 6 देशों ने पार्टिसिपेट किया। कितने देशों ने? 6 देशों। देखो, इंडिया एक हो गया, 5 अदर नेशंस बेगिन एंटी सबमरीन एक्सरसाइज विद यूएस। ठीक है, यूएस के साथ ये किया जा रहा है। तो 6 अन्य देश कौन कौन से हैं, तो इसमें देख लीजिए अन्य 6 देश कौन कौन से। इंडिया है एक हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, और एक और कौन सा होगा? अमेरिका। तो अमेरिका हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया। तो कहीं ना कहीं ये चाइना को जो है काउंटर करने की कोशिश की जा रही है कि चाइना जो पूरे दुनिया में एक चुनौती के रूप में उभरा है, यूएस उसे अपनी चुनौती के रूप में देखता है, तो इसलिए उसके साम्राज्य को काउंटर करने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए जाते हैं। भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि भारत के चीन के साथ अपने खुद अच्छे बुरे संबंध है। तो ये सब करके क्या होता है, एक प्रेशर बिल्ड किया जाता है कि भैया आप हमारे अगर हितों से जो है टकराने की कोशिश करेंगे, तो हम भी आपके हितों को परेशान कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो सी ड्रैगन इसका नाम है, याद रखिएगा। वैसे भी चाइना का जो चाइना को वर्ल्ड में जो कोड वर्ड से जाना जाता है, उसे ड्रैगन कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सी ड्रैगन नाम भी इसीलिए रखा गया है इन देशों के द्वारा, ताकि चीन को एक संदेश जाए। हालांकि डायरेक्टली कोई ऐसा लिंकअप नहीं है कि हम चीन को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तो सबको पता होता है। ये होती है डिप्लोमेसी। 16वां क्वेश्चन आज का देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ओडीएफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा ओडीएफ, ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डिफेकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच मुक्त
जैसे कि आपको पता है मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान है, जिसके अंतर्गत क्या हो रहा है, फ्री में शौचालय बनवाया जा रहा था या शौचालय बन रहा है तो उसमें कुछ आपको क्या किया जाता था, एडिशनल सब्सिडी दी जा रही थी। तो ऐसा कौन सा गांव है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा गांव ओडीएफ वाले हैं, तो ये आपको बताना। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओडीएफ विलेजेस? तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तो सही आंसर क्या है, तेलंगाना। तेलंगाना में भारत का सबसे ज़्यादा ओडीएफ विलेज हो चुके हैं, सबसे ज़्यादा ओडीएफ गांव। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम में 31 दिसंबर 2021 तक खुले में शौच मुक्त गांव की जो श्रृंखला आई है, उस सूची में तेलंगाना ने एक बार फिर देश में पहला स्थान बना दिया। यानी इसके पहले भी वो पहले स्थान पर था, अभी भी वो पहले स्थान पर है। तो ये प्रश्न बन सकता है, तेलंगाना ने टॉप किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ ओडीएफ विलेज में। ओडीएफ का मतलब समझते हो, जब भी किसी भी जो है गांव में या शहर में जो है ओपन डिफिकेशन बंद हो जाता है, यानी खुले में शौच बंद हो जाता है, तो उसे ओडीएफ का दर्जा दे दिया जाता है, ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त देश, मतलब जो राज्य, गांव या इस तरह का जो है शहर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गांव कहाँ पे है, तेलंगाना में। आइए तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तेलंगाना भारत में देखिए, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी भू आबद्ध राज्य, चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 2 जून 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, और भारत में सबसे अंत में स्थापित होने वाला ये राज्य है। इसके बाद किसी अन्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, स्टेट कंसिडर नहीं किया गया है। इसके गवर्नर कौन है, तमिल साई सुंदर राजन। ध्यान दीजिए, कल भी हमने कवर किया था तमिल साई सुंदर राजन। पुदुचेरी जो आपका क्या है, यूनिट टेरिटरी है, उसकी ये एलजी भी है। एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, वहाँ के उपराज्य भी है, और इसके साथ साथ तेलंगाना का इनको राज्यपाल का भी दर्जा दिया गया है। ठीक है, इनके सीएम कौन है, चंद्रशेखर राव। ठीक है, नेशनल पार्क यहाँ पे कौन कौन सी है, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क, महावीर, हरीना नेशनल पार्क, के ब्रह्मानंद रेड्डी है यार, ये बार बार रेली आ जाता है, रेड्डी जो है के ब्रह्मानंद रेड्डी, ये हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश के ये प्रमुख नेशनल पार्क है। राजीव गांधी नेशनल पार्क, महावीर, हरीना नेशनल पार्क, के ब्रह्मानंद रेड्डी, और यहाँ की कैपिटल कौन सी है, हैदराबाद है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं किसके बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में, सॉरी तेलंगाना के बारे में। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ओडिशा का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा हैज़ बिन डिक्लेयर्ड चाइल्ड मैरिज फ्री? मतलब वहाँ पे अब बाल विवाह की कोई भी केसेस रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं। कौन सा है ऐसा, गंजम, नाम क्या है, गंजम। गंजम जिला जो है उड़ीसा का, वो जो है चाइल्ड मैरिज फ्री डिक्लेयर हुआ है। क्लियर है, तो उड़ीसा के गंजम ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया। जिला कलेक्टर विजय अमृता कुलंगे ने सोमवार को इस आशय आदेश जारी किया। ठीक है, तो ये चाइल्ड मैरिज फ्री जो है डिस्ट्रिक्ट घोषित हुआ है। ठीक है, उड़ीसा के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि उड़ीसा, ये देखिए, ये आपका एक राज्य है। ये इसके अगर पड़ोसी राज्य की बात करें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये 4 प्रमुख देशों से घिरा हुआ, और साथ ही साथ ये कोस्टल स्टेट भी है, एक तटीय राज्य है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। इसके गवर्नर कौन है, गणेशी लाल जी, और इनके मुख्यमंत्री कौन है, लगातार पाँच बार ये चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं इस राज्य के, नवीन पटनायक, बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। इंपॉर्टेंट पीक यहाँ की बात करें, प्रमुख चोटी, पर्वत चोटी जो कि है कौन सी, महेंद्रगिरी जो कि पूरी पूर्वी घाट की सबसे इंपॉर्टेंट चोटियों में से एक है। यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें, भीतरकनिका, वेरी इंपॉर्टेंट, भीतरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकानन, ये तीनों बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, रट्टा मार लेना। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो सिमलीपाल, और यहाँ का वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब विश्व विरासत स्थल जो कि यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है, वो कौन सा है, सन टेम्पल, यानी सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क में स्थित है। ठीक है, फेमस लेक यहाँ की कौन है, चिल्का, जो कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील मतलब सागर के किनारे जो झील पाई जाती है उसे लैगून झील कहा जाता है। तो लैगून लेक भारत की सबसे बड़ी है, चिल्का। ठीक है, और ये एक तरह का रामसर साइट भी है। ठीक है, तो ये ओडिशा के बारे में था, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। 18वां क्वेश्चन आज का है कि देश का पहला स्मोक फ्री राज्य कौन सा है। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट कौन घोषित किया है। देखिए, इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि 100% एलपीजी हासिल करने वाला या स्मोक फ्री, क्योंकि एलपीजी अगर सब घर में हो गए तो स्मोक होगा ही नहीं, धुआं होगा ही नहीं। तो ऐसा कौन सा राज्य जो घोषित हुआ। अब ये राज्यों को घोषित तो कर दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। अब क्या वहाँ पर लकड़ी को ईंधन के रूप में कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा होगा, ऐसा रेयरली नहीं होता नहीं है, लेकिन ठीक है, सरकार कागजी कार्रवाई सब करती रहती है। फिलहाल आपसे ये प्रश्न बन जाएगा कि एलपीजी युक्त या स्मोक फ्री स्टेट कौन सा घोषित हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा हुआ है, हिमाचल प्रदेश। सुंदर पर्वतीय जो राज्य है हिमाचल बिकम्स फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट ऑफ कंट्री। देखिए, उसमें क्या हुआ, उज्ज्वला स्कीम चल रही है, आपको पता है, जिसके अंदर फ्री गैस सिलेंडर जो है
गरीबों को दिए जा रहा है फ्री गैस सिलेंडर, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में इस योजना को अच्छे तरीके से लागू किया गया है, इसलिए एलपीजी मुक्त इसे घोषित कर दिया गया। आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हिमाचल प्रदेश जो कि पर्वत का एक छोटा सा राज्य है, पर्वतीय उत्तर भारत का एक छोटा सा राज्य है। ये कभी ये पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, तो इसे 1971 में स्टेट का दर्जा दिया गया। गवर्नर इसके कौन है? विश्वनाथ अर्लेकर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर जी। नेशनल पार्क यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ग्रेट हिमालयन और दूसरा पिन वैली। क्या? ग्रेट हिमालयन और पिन वैली, दो नेशनल पार्क याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। फोक डांस यहाँ का कौन से है? छपेली यहाँ का एक लोक नृत्य है, फोक डांस है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन आज का है कि देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा बन गया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब ये तरह की जो पहला 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 फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो होता है, अपने आप में पहला जो कुछ भी होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो वो केरल हाई कोर्ट है। केरल हाई कोर्ट देश का पहला पेपरलेस हो गया। इसका मतलब यहाँ पे अपील करने के लिए आपको कागज़ की आवश्यकता नहीं हुई, सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल तरीके से आपको कंप्लेन, सुनवाई, फाइल, ये सारा कुछ हो पाएगा, ठीक है। केरला हाई कोर्ट गोज पेपरलेस, एडवोकेट क्लर्क्स फियर बिकमिंग जॉबलेस। अभी एक दिक्कत ये होगी कि जो इस तरह के डेटा को मेंटेन करने वाले क्लर्क हैं, तो वो अपनी जॉब लूज़ कर सकते हैं, ऐसा एक जो है डर है। तो वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन वो वहाँ एक एरिया ऑफ कंसर्न है। लेकिन भारत की पहली स्मार्ट हाई कोर्ट होगी, पूरी तरह से पेपरलेस। जस्टिस DY चंद्रचूड़ करेंगे उद्घाटन, जो कि हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनको जो है क्या किया, सॉरी क्या कहते हैं कि चीफ जस्टिस नहीं है, एक महत्वपूर्ण जस्टिस है, जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो इसका उद्घाटन करेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट ऑफ केरला, ठीक है। एक और क्वेश्चन बन सकता है, हाई कोर्ट केरल के अलावा और कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र को देखती है? तो लक्षद्वीप में कोई भी मामला होता है, अगर वो हाई कोर्ट में अपील करना चाहता है तो वो हाई कोर्ट ऑफ केरला में अपील कर सकता है, ठीक है। ये हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगेन भारतीय प्रवासी दिवस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में लिखना बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा डे, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा डे कब मनाया जाता है? तो इंडियन डायस्पोरा डे मनाया जाता है प्रत्येक 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? प्रत्येक 9 जनवरी को। आइए इसके इतिहास को समझते हैं। देखिए 9 जनवरी बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत में महात्मा गांधी जी का आगमन इसी दिन हुआ था। कब? 2015 में। 2015 तो सॉरी 1915 1915 1915 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था, ठीक है। आगमन हुआ था मतलब ये पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए थे, इंग्लैंड से फिर उसके बाद बैरिस्ट्री करने के लिए इनको साउथ अफ्रीका भेजा गया, जो है अंग्रेज़ों का पक्ष रखने के लिए। फिर वहाँ पर इनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी, फिर उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जो है वहाँ पे संघर्ष, सत्याग्रह शुरू कर दिया। फिर वहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट किए उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपनी सफल अभियान के बाद उन्होंने भारत का रुख किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक ज़बरदस्त तरीके से नेतृत्व किया। बहुत सारे लोग इनके तरीकों से असहमत रहते हैं, उनको असहमत होने का अधिकार है, लेकिन महात्मा गांधी ने जो देश के लिए किया है उसको पूरी दुनिया जानती है। और देश के लिए क्या, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन्होंने जो सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाया उसको पूरी दुनिया सराहती है। कहीं भी किसी देश में आप चले जाइए, महात्मा गांधी की आपको तस्वीर मिलेगी, ना ही सिर्फ तस्वीर में बल्कि उनके जो पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेस है उसमें महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को शामिल भी किया गया, पढ़ाया भी जाता है। बहुत सारे मजबूत देश करते हैं, और अपने ही देश के लोग, बहुत सारे लोग जो है गाली देते हैं कि देखिए आप उनके तरीकों से असहमत हो सकते हो, लोकतंत्र है, ऐसा कोई सैक्रोसैंक्ट नहीं होता। आप उनके तरीकों की आलोचना कर सकते हैं अगर आप सहमत, लेकिन गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं, तो प्लीज़ उनको गाली उली ना दिया जाए, ठीक है। फिलहाल महात्मा गांधी 1915 में भारत में आते हैं, ठीक है, और 9 जनवरी को। और फिर हुआ क्या, 2003 में जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने क्या किया, 2003 में एक जो है रेजोल्यूशन लाकर इस दिन को 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस घोषित कर दिया गया। अब ये क्या होता है, हर 2 सालों में एक बार मनाया जाता है, हर 2 सालों में एक बार मनाया जाता है। और उसमें जो भारतीय प्रवासियों का कंट्रीब्यूशन है भारत के निर्माण में, उसको लेकर दिशा और दशा तैयार की जाती है। डायस्पोरा का मतलब क्या होता है? प्रवासी, जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं, चाहे NRIs हो चाहे PIOs हो, ठीक है, जो भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए भारत के साथ, कैसे उनका जो है देश के विकास में उपयोग किया जाए, यही सब लेकर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तो आज हमने 7 और क्वेश्चन डिस्कस किए, कुल मिला के 20 क्वेश्चन हो गए पिछले हफ्ते के। आगे और जो लेक्चर होंगे वो मिलते रहेंगे, तो लेक्चर को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, बार बार पढ़िए। और हाँ, PDF आपको मिल जाएगा कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।